बात है आज से 133 साल पहले की, यानी 1888। हुआ ये कि एक दिन एक न्यूज़पेपर में अल्फ्रेड नोबेल ने ऑब्ituary वाले पेज पर, यानी ऐसा पेज जिसमें लोगों की मृत्यु से जुड़े हुए समाचार या विज्ञापन वगैरह होते हैं, उस पेज पर अपनी मौत की खबर देख ली। और उसमें यह भी लिखा हुआ था कि डायनामाइट किंग एंड मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड, यानी डायनामाइट के राजा और मौत के सौदागर नोबेल की मृत्यु हो गई है। वो इस खबर को देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हुए, हैरान हुए। दरअसल हुआ ये था कि मौत हुई थी उनके भाई लुडविग नोबेल की, लेकिन नामों में एकरूपता की वजह से ये गड़बड़ी हुई, ये गलती हुई। और जब तक अल्फ्रेड कुछ कर पाते तब तक, यानी अगले दिन, उस न्यूज़पेपर ने अपनी गलती मानी और बाकायदा माफी यानी खंडन भी छाप दिया। दरअसल इस घटनाक्रम के बाद ऐसा नहीं हुआ कि बात आई गई हो गई। यहां से नोबेल को इस घटनाक्रम के होने के बाद एक नई चिंता का सामना करना पड़ा, यानी इस घटनाक्रम ने उन्हें भीतर तक झकझोर कर रख दिया। अपने मरने की खबर पढ़कर नोबेल डर गए, घंटों मरने के ख्याल में ही खोए रहे। कुछ था जो उन्हें झकझोर रहा था। दरअसल वो इस सोच में डूब गए कि वाकई कल को जब वो नहीं रहेंगे तो लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे, किस रूप में उन्हें याद करेंगे भी या नहीं। जब लोग एक दिन मृतकों के नाम वाले पेज पर उनका नाम पढ़ेंगे तो क्या सोचेंगे कि डायनामाइट वाला मर गया, मौत का सौदागर चल बसा, या फिर कहेंगे कि चलो मौत का व्यापारी भी गया। क्या नाम से, इसी उपमा से और इसी पहचान से हमें जानेगी? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं कम से कम इस तरह से याद रहने वाला नहीं बनूंगा। और उन्होंने फैसला किया कि अब शांति के लिए काम करूंगा। इस घटना ने उन्हें अपने भीतर झांकने और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने के लिए मजबूर कर दिया। बस यही वो टर्निंग पॉइंट था जब एक नए रचनात्मक और कालजयी विचार ने जन्म लिया। अब उस घटनाक्रम की पुष्टि तो नहीं हो सकती, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि ऐसी ही घटनाओं के बाद वो अपनी आखिरी विल यानी आखिरी वसीयत लिखने पर मजबूर हो गए। इससे पहले वो अपनी कई वसीयतें लिख चुके थे और 1895 में उन्होंने जो अपनी आखिरी वसीयत लिखी वही आज एक जिंदा सच के रूप में हमारे सामने है। मेरी मृत्यु के बाद मेरी धन संपत्ति को सुरक्षित ऋण पत्रों यानी सिक्योरिटी बॉन्ड्स में जमा किया जाए और उससे मिलने वाले ब्याज से हर साल मानवता की भलाई के लिए नई खोज करने वाले 5 विषयों के विश्व स्तरीय विद्वानों को पुरस्कार दिए जाएं। मेरी 94% से ज़्यादा संपत्ति के मालिक वो लोग हैं जिन्होंने मानव जाति के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उत्तम कार्य किया है। उम्मीदवारों की राष्ट्रीयता पर कोई विचार नहीं किया जाना चाहिए और सबसे योग्य को पुरस्कार प्राप्त हो, चाहे वह स्कैंडिनेवियाई हो या नहीं। दरअसल डायनामाइट और जिलेटिन के आविष्कार के वक्त नोबेल के मन में ये बात थी कि लोग इनकी विनाश लीला को देखकर, तबाही को देखकर डर जाएंगे और कभी युद्ध नहीं करेंगे। डायनामाइट दुनिया में होने वाले सैकड़ों हजारों शांति सम्मेलनों से पहले ही शांति ला देगा। उनकी इस इच्छा, इस विचार की पुष्टि उनकी एक महिला मित्र जो कि एक फ्रेंच राइटर थी, पीस एक्टिविस्ट थी, एंटी वॉर एक्टिविस्ट थी, उनका नाम था बेर्था वॉन सटनर। उन्होंने एक नॉवेल लिखा था, फ्रेंच नॉवेल डाई वेफन नेदर, यानी ले डाउन योर आर्म्स। हिंदी में बोले तो अपने हथियारों को छोड़ दो, रख दो। इस नॉवेल में उन्होंने नोबेल की इच्छा की
पुष्टि की थी, उसका संदर्भ दिया था, उसका हवाला दिया था। दरअसल हुआ था उल्टा। युद्ध की बजाय युद्ध बढ़ने लगे, युद्ध कम होने की बजाय युद्ध बढ़ने लगे और युद्ध में डायनामाइट का इस्तेमाल भी बढ़ने लगा। और इसको देखकर नोबेल बहुत ज्यादा डर गए, सहम गए और उनको भविष्य की चिंता सताने लगी कि भविष्य में युद्ध में इसके इस्तेमाल का क्या रूप हो जाएगा। यही वजह है कि उनके दिमाग में ये सारी चीजें चल रही थीं। उसी बीच ये घटनाक्रम भी हुआ कि एक अखबार ने उनकी मौत की झूठी खबर छाप दी और उनको अपने भीतर झांकना पड़ा। और आखिरकार जब उन्होंने 1895 में अपनी विल, आखिरी वसीयत लिखी, तो उसमें वो सारी बातें आ गई। एक तरह से आप कह सकते हैं कि पश्चाताप के प्रायश्चित के रूप में नोबेल पुरस्कार शुरू हुए और आज करीब 120 साल बाद भी ये लगातार जारी है। अल्फ्रेड नोबेल सिर्फ एक रसायन विज्ञानी और इंजीनियर नहीं थे, बल्कि बहुमुखी प्रतिभा वाले थे। उन्होंने कविताएं और नाटक तो लिखे ही, अंग्रेजी, रूसी, फ्रेंच और जर्मन भाषा भी सीखी। एक और ख़ास बात कि स्कूल कॉलेज की बजाय उन्होंने ज़्यादातर पढ़ाई लिखाई घर से की। आविष्कारों से उन्हें अपार दौलत मिली और वो 100 फैक्ट्रियों के मालिक भी बन गए थे। जगह जगह घूमना, नई जानकारियां जुटाना और कुछ नया करना उनके शौक थे। 19वीं शताब्दी की शुरुआत यानी 1901 में ये पुरस्कार 5 क्षेत्रों में शुरू कर दिए गए। शरीर विज्ञान या चिकित्सा, जिसको फिजियोलॉजी या मेडिसिन बोलते हैं, उसमें। इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, विश्व शांति और बाद में इसमें इकोनॉमिक्स भी जोड़ दी गई। अब तक करीब 970 लोगों को यह पुरस्कार मिल चुका है, यानी 610 पुरस्कार मिल चुके हैं और ये आज भी सिलसिला जारी है। इस बार भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार स्यूकरो मानेबे, क्लाउस हेसलमैन और जियोर्जियो पेरेसिक को मिले हैं। रसायन विज्ञान में बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन, शरीर विज्ञान या चिकित्सा विज्ञान में डेविड जूलियस और आर्डेम पटापोटियन, आदर्शवादी साहित्य में अब्दुल रज़ाक गुरनाह और विश्व शांति के लिए ये पुरस्कार मारिया रसा और दिमित्री मुराटोव नाम के 2 पत्रकारों को दिए गए हैं। तो ये था नोबेल और नोबेल पुरस्कारों का इतिहास, जिसे हमने कुछ नए और रोचक तथ्यों के साथ आपके बीच पहुंचाने की कोशिश की। उम्मीद है कि एक नॉलेज, एक इंफॉर्मेशन के तौर पर यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और इसे दूसरों से भी शेयर करें, क्योंकि ज्ञान हमेशा बांटने से और बढ़ता है। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।